आज के शो में अमरीकियों को वीजे किसने और क्यों जारी किए, सवालात उठने लगे। हुसैन हक्कानी से मुतल्लिक खतूत नमूदार पीपल्स पार्टी ने सियासी चाल करार दे दिया। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। क्या तहकीकात का आगाज 2001 से होगा? हुसैन हक्कानी के इंकिशाफात क्या वाकई नॉन इशू? कमीशन की तजवीज कितनी सूदबंद, क्या पर्दापोशी की कोशिशें? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम और संगीन मामला जिसने आज कुछ नई करवटें, कुछ नए टर्न्स, यू टर्न्स या कौन सा टर्न आप उसे कहें वो लिए। लेफ्ट राइट होता हुआ मामला जाएगा किस तरफ, सवाल प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे। मामला हुसैन हक्कानी साहब के इंकिशाफात से शुरू हुआ, उसके बाद एक खत का नमूदार होना जिस खत के अंदर यह कहा गया कि उस वक्त के वजीर आजम जनाब यूसुफ रजा गीलानी साहब ने इजाजत दी थी कि हुसैन हक्कानी साहब एज एम्बेसडर ये तमाम वीजाज अमरीकी सिटीजन्स को दें। और उसके बाद ये मामला कुछ और डेवलपमेंट आज की सूरत में मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि एक दस्तावेजात, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि जिस डॉक्यूमेंट में ये बाकायदा मेंशन है कि फॉरेन ऑफिस 2010 में तकरीबन 36 CIA ऑफिशियल्स को वीजा मना करता है। ये डॉक्यूमेंट 2 पेज का, इसमें इस डॉक्यूमेंट के अंदर तकरीबन 36 CIA ऑफिशियल्स की लिस्ट मौजूद है और उस लिस्ट में बाकायदा ये लिखा गया जी कि इनको वीजा ना दिया जाए क्योंकि इनके एजेंडा या ये CIA की तरफ से भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान में किसी स्पेशल मिशन के लिए। तो सवाल यहां पर बहुत से उठ रहे हैं कि क्या फॉरेन ऑफिस की जानिब से मना होने के बाद हुसैन हक्कानी साहब ने कोई बाकायदा स्पेशल पावर्स दी गई कि वो खुद ये तमाम वीजा अपॉइंट कर दें? क्या ये नॉन इशू है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा है जी कि ये नॉन इशू है, इस पर सियासत की जा रही है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा मामला किया जा रहा है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज प्रोग्राम में जो हम उठाएंगे। मेरे साथ जनाब फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब तारिक पीरजादा साहब, सीनियर तज्ज़े-निगार जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा और सीनियर दिफाई तज्ज़े-निगार प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। वे ज्वाइन करेंगे जनाब जान अचकज़ई साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जनरल अमजद शुएब साहब से भी हम कमेंट जरूर लेंगे प्रोग्राम में। मैं आप तमाम शख्सियात का जो साथ है इस वक्त उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम आगाज करता हूं। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आपकी नजर में सर ये एक नॉन इशू है बिल्कुल, इसको ये मतलब एक सियासत की जा रही है, अटेंशन डाइवर्ट है पनामा के केस से? क्या है ये मामला जो इस वक्त हम हुसैन हक्कानी साहब का इतना आ चुका है सामने और खतूत पे खतूत नमूदार हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है आपकी नजर में? ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, वफाकी हुकूमत कर रही है, कौन है इसके पीछे आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले तो ये नॉन इशू वाली बात को क्लियर कर लेते हैं ना कि अगर आपके मुल्क में कोई कार्रवाई करे दूसरे मुल्क के लोग और आप उनकी मदद करें और आप उनकी आनत करें, अगर ये नॉन इशू है तो फिर ये नॉन इशू है, फिर ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर लूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ जो आपने बात पूछी है। बात ये कि अगर ये साबित हो भी जाए, ये पता चल भी जाए कि जी वो कसूरवार है और हेवली कसूरवार हैं, तो फिर आप क्या कर लेंगे? मतलब आप मुझे ये बताइए कि वो जिनके घरों से अरबों रुपए निकले, क्या वो वापस आ गए? वो जिन्होंने कहा था कि आप तो 3 साल के लिए, हम हमेशा के लिए इधर हैं, वो वापस आके और वो अब ये कह रहे हैं कि क्या मजाल है नैब के चेयरमैन की कि मुझसे कोई बात करे। आपने क्या कर लिया? जिसने स्मगलिंग की, अपने इनकी डॉलर्स की, वो बाहर चली गई, आपने क्या कर लिया? उसने एक इंस्पेक्टर भी मरवा दिया था, आपने क्या कर लिया? तो ये जो आपका मुल्क है, जो इस वक्त जहाँ पर ना कोई इन्वेस्टिगेशन है काम की, ना कोई प्रोसिक्यूशन है काम की, ना अदालतें काम करती हैं, आप अगर इस ट्रक की बत्ती के पीछे लग भी जाएं, हुसैन हक्कानी से कुछ निकाल भी लें, तो फिर आप करेंगे क्या? बस मुझे ये आप समझा दें। जहाँ तक ये बात है, ये बिल्कुल क्लियर है कि एक बिल्कुल ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ ख़त इशू किया गया और एक ऐसी पावर दी गई जो कि ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है, रूल के ख़िलाफ़ है। हुकूमत की मर्जी है, वो ये दे सकती है। लेकिन ये नॉन इशू के अलावा एक टेक्निकल चीज़ भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है और फिर ये हुसैन हक्कानी साहब ने भी बार बार कहा कि एम्बेसी के अंदर सिक्योरिटी स्टाफ होता है, वो सिक्योरिटी स्टाफ क्लियरेंस
उसका काम क्लियरेंस करना होता है। और आज भी गिलानी साहब ने कहा है कि हमने एम्बेसडर को पावर नहीं दी, हमने एम्बेसी को पावर दी थी, और वहां पर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करना उनका काम था, उसी के बाद ये वीजा इशू हुए हैं। तो सर क्या ISI, MI, सिक्योरिटी इदारे क्या ये तैनात होते हैं एम्बेसीज में, क्या इसका क्या सिनेरियो होता है? आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जब आप और इसके आगे तहकीक करेंगे तो हमें 2-3 चीज़ें पता लगानी पड़ेंगी। जैसे वजारत ख़ारजा ने कहा जी कि हमने तो बता दिया था कि इन लोगों को नहीं आना चाहिए, उसके बावजूद आए। मेरा ख्याल है कि मुझे कम अज़ कम इस चीज़ का इल्म है कि इसी किस्म के लेटर वजारत दिफा से या JS हेडक्वार्टर से, ISI से ज़रूर निकले हैं, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि ये आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं रूल्स की, और इस तरीके से मुल्क को ख़तरात दरपेश हो सकते हैं। लिहाजा एक बनाई जाए कमेटी जो इस चीज़ का फैसला करे कि ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात ये है कि अगर तो अपने आप को ज़्यादा असर्ट करें इंस्टीट्यूशंस, तो आप कहते हैं वो रोग इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर वो हुकूमत की बात मान लें तो आप कहते हैं कि ये आपने बात क्यों मान ली। अब क्या करें, जब एक चीज़ आपने मशवरा दे दिया कि ये काम ऐसे होना चाहिए, उसको हुकूमत ओवर रूल कर दे, और जो हुकूमत वक्त है उसके पास ये अथॉरिटी है कि किसी भी चीज़ को ओवर रूल कर दे, तो अभी आप कमीशन पर उठाते फिरें, देखते फिरें क्या हुआ। जब उसने अपने आर्टिकल में कह दिया, मान लिया कि मैंने उन लोगों को वीज़े इशू किए, चाहे पावर थी या नहीं थी, मैंने उन लोगों को वीज़े इशू किए जिन्होंने बाद में उसामा के सिलसिले में जो है ना मावनत की और उसको मारा। तो जब उसने ये बात मान ली तो उसके बाद ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर कुछ करना है तो ये काफ़ी है। ये जो उन्होंने बात कही है कि मैंने ऐसे लोगों को वीज़े दिए जिन्होंने इसमें फ़ैसला किया या जिन्होंने मदद की उसामा को मारने में, तो उसके बाद और क्या रह जाता है? प्रोसीजर के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? जब बात मान ली गई है तो बात खत्म होगी। अब बात यह है कि आप करेंगे क्या? सिक्योरिटी इदारे शामिल होते हैं इस प्रोसीजर में, या हुसैन करी साहब ने तने तनहा किया जैसे उन्होंने एतराज किया कि सिक्योरिटी कहती है शामिल होते हैं? जी देखें, नॉर्मल हालात में हमेशा शामिल होते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है क्लियरेंस, और वो जब चाहे ISI या इंटेलिजेंस से पूछ लेती है अपनी मजीद मालूमात हासिल करने के लिए। लेकिन जब ये इशू हो जाए एक ऑर्डर वहाँ से वज़ीर आज़म के दफ्तर से, और ये भी मैं आपको बता दूँ वज़ीर आज़म ने वो अपनी तरफ से इशू नहीं किया, इस पर और आप तहकीक कर लें, आपको ये भी पता चल जाएगा किसने कहा वज़ीर आज़म को। आपको अच्छी तरह मालूम है कि वज़ीर आज़म किसके कहने पे चलते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप कर रहे हैं, लेटर जिसकी बात नहीं मोदी साहब कर रहे हैं, उस लेटर के साथ और वो जो खत जो दूसरा वाला जिसमें ऑफिशियल्स की लिस्ट मौजूद है। तारिक पीरजादा साहब, जनरल साहब से हमने बात की, आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो तो ये कहते हैं जी कि 2001 से शुरू करें आप मामले को। आप जब उसामा बिन लादेन का हंट शुरू हुआ था, तारिक पीरजादा साहब वो कहते हैं वहां से शुरू करें और पता करें जी कि जब जब वीजा किसने दिए, शमसी एयरबेस में कैसे घुसे थे, कोयटा में कैसे एंट्रेंस हुई अमरीकियों की, मुशर्रफ साहब ने क्या कोई किसी को अलाउ किया था। तारिक पीरजादा साहब, अगर बात निकलेगी तो क्या दूर तक जाएगी? तारिक साहब देखिए सैफान, बात यह है कि अगर आप पीपल्स पार्टी की क़यादत की तारीख देखें और इसको 1971 से शुरू करें तो हम मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने के मसले ही से बच जाते अगर भुट्टो साहब पोलैंड की करारदाद का जनाजा ना निकाल देते यूनाइटेड नेशंस में, उसको रद्द करके फेंक कर वापस ना आ जाते। और वो करारदाद वो थी जिसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान में हिंदुस्तान और रूस सीज फायर के लिए मुत्तफिक थे। तो पीपल्स पार्टी की तारीख तो मुल्क तोड़ने की तारीख है, एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर खान को अमरीकियों के हवाले करने के वादे के साथ बेनज़ीर अपनी जलावतनी के बाद पाकिस्तान आने की बात कर रही थी। ये बात उन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल स्टडीज इंस्टीट्यूट जो वाशिंगटन में डुपॉन्ट सर्कल के करीब है, ये वहां पर उन्होंने तकरीर करते हुए कही थी। जरदारी साहब 1.5 साल पहले फौज को गालियां देते हुए, धमकियां देते हुए कि हम इनको नंगा कर देंगे 1947 से अब तक, और फौज ने इनको जाने दिया, बड़ा जुल्म किया उस वक्त ये लोग। और अब जो खत की बात सामने आई है तो गद्दारी जो है और जरदारी वो कोई अपने काफियों के हिसाब से हम मानी नहीं है, बल्कि अपने मानी के एतबार से हम मानी है, हम मुतरादिफ हैं। चुनाचे इस वक्त तो होना ये चाहिए कि यूसुफ रजा गिलानी और जरदारी साहब दोनों का जिक्र आया है उसके खत की वजह से इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर वो 2001 में बात कहते हैं कि लेके जाए। मुझे खैर ब्रेक का कहा जा रहा है, तारिक साहब मेरे साथ हैं, चौहान साहब का कमेंट मुझे शामिल करना है। सर माजूद हूं इस ब्रेक में नहीं कर सका, लेकिन ये सियासी इसको रंग दिया जा रहा है।
कि ये मामला दरअसल पनामा को दबाने के लिए या सियासी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए या पीपल्स पार्टी पंजाब में कदम जो जमा रही है उस हवाले से डर कर किया जा रहा है? क्या वाकई में इसमें कोई हकीकत है? हम सियासी नौयत से भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा बेनकाब में, हम बहुत कुछ बेनकाब करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज सवाल उठा रहे हैं हम लोग वो खतूत जो नमूदार हुए तवातुर के साथ। पहले एक खत जिसके अंदर ये अथॉरिटी दी गई एम्बेसडर को उस वक्त के वजीर आजम और उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी साहब की तरफ से, जिसमें उनको अथॉरिटी दी गई कि वो वीजा इशू कर सकते हैं यूएस सिटीजन्स को। और अब एक और खत जिसमें बाकायदा सीआईए ऑफिशियल्स के नाम है 36, जिसमें खुद फॉरेन ऑफिस ये कहता है 2010 में कि इन लोगों को वीजा ना इशू किया जाए क्योंकि ये सीआईए ऑफिशियल्स हैं, इनको वीजा ना इशू किया जाए। और उसके बाद ही हम देखते हैं जी कि ये पावर्स जो है एम्बेसडर अमेरिका में हुसैन हक्कानी साहब को दी जाती हैं, जिसके बारे में आज जनाब यूसुफ गिलानी साहब ने ये क्लैरिफिकेशन दी है कि ये पावर्स हुसैन हक्कानी साहब को नहीं बल्कि अमेरिका में पाकिस्तान की एम्बेसी को दी गई थी। और इसका मतलब जो बार बार समझाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि इसको एक्सपेडाइट करना था, इसका मकसद बाईपास करना नहीं था किसी भी कानून को। कितनी सच्चाई है इस बात में, हम बेनकाब कर रहे हैं। फयाज चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जनाब तारिक पीरजादा साहब सीनियर तर्जुमानिगार, जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, जान चकजी साहब भी कुछ देर में साथ होंगे। चौहान साहब आपकी तरफ आते हुए, सर क्या ये नॉन इशू है? मतलब हम जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ये इसका नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट से ताल्लुक नहीं है, ये नॉन इशू है, ये होता रहा है या फिर कोई नई बात नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग? ये बातें सुन रहे हैं हम लोग, सर ये कैसी लग रही है आपको बातें सुनने में कि ये कुछ भी नहीं है, इट्स अ नॉन इशू? इस पर चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफान, बात यह है कि जो लोग भी हुसैन हक्कानी की हिस्ट्री जानते हैं, अहले नज़र, अहले दानिश, अहले फ़िक्र, पिछले 30-35 साल की, उन्हें अच्छी तरह पता है कि हुसैन हक्कानी वो सियासी तवाइफ है कि जिसका हमेशा एक एजेंडा रहा है कि मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। उसका टोटल एक एजेंडा होता है कि डॉलर्स कमाने हैं, दौलत कमानी है, ओहदा कमाना है, वजारत कमानी है। उसके अलावा ना इससे पहले इसका कोई एजेंडा होता है ना इसके बाद। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं और बड़ा ब्लंटली करूंगा, जो शायद पाकिस्तान की इस मीडिया की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं कहा होगा। जनाबे वाला, ये जितना अमेरिकन सीआईए, ब्लैक वाटर, जी और ये जितने दहशतगर्द जो अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर इस पीपल्स पार्टी दौर के अंदर आए हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ हुसैन हक्कानी नहीं है। इसका जिम्मेदार 4 अफराद का नेक्सस है। वो 4 अफराद का नेक्सस क्या है? जनरल कियानी, इफ्तिखार चौधरी, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ। ये वो 4 अफराद का नेक्सस था और उसके साथ 4 से 5 स्टेपनियां थी। स्टेपनियां कौन सी थी? असफंद यार वली, इल्ताफ हुसैन, मौलवी फजलुर रहमान, मैं एक चीज आपसे कह दूं, ये वो सारे साहब कुछ देर में साथ होंगे तो नवाज शरीफ वाली बात का जवाब तो वो दे देंगे कि वो है नहीं है। सीआईए की नौकरी, लेकिन सर आपने जनरल कियानी को भी इसमें शामिल कर लिया है इस लिस्ट में। चौहान साहब, मैं आपको बड़ा खुल के बताऊंगा। सुने, आज फरतुल्लाह बाबर को, रजा जना रब्बानी को और ये आपके आसिफ अली जरदारी को आंखें निकालने की जरूरत कैसे हो गई है? फौज को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। वजह उसकी ये है कि जनरल कियानी को प्रॉपर्टी डीलर बनाकर, उसके पूरे खानदान को प्रॉपर्टी डीलर बनाकर उन्होंने अपने साथ मिलाया और जनरल कियानी ने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ सर ये सारे बंदोबस्त करके जो है वो उसने। चौहान साहब, ये आपने जो इल्जाम है, ये ठीक है, मैं इस इल्जाम पर बात करता हूं पहले, क्योंकि मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन, क्योंकि ये मैंने जिस तरह कहा कि नून लीग साथ होगी तो नून लीग से और पीपल्स पार्टी के आयतुल्लाह दुरानी साहब साथ हैं, पीपल्स पार्टी का जवाब उनसे लेंगे। लेकिन जनरल नईम खालिद लोधी साहब जनरल कियानी पर बात कर रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ पर फयाज चौहान साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं क्या? ये आप समझते हैं गलत बात है जनरल नईम खालिद लोधी साहब? बिल्कुल 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 गलत बात है। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। देखिए, जब आईएसआई को उनके सरबराह को भेजने की बात हुई इंडिया में, तो किसने रजिस्ट किया? जनरल कियानी ने रजिस्ट किया। जब कैरी लूगर बिल में ये मामला आया कि जी अमरीकियों के कहने पर या हुकूमत के कहने पर जनरलों की पोस्टिंग्स होंगी और उनकी प्रमोशंस होंगी, तो किसने उसकी मुखालफत की? जनरल कियानी ने की। और जब मेमो गेट का मसला उठा, जिसमें आपको पता है कि 2 साहब ने मिलकर अमेरिका से मदद मांगी कि हमारी फ़ौज से हमें बचाएं, तो किसने रजिस्ट किया?
जनरल कियानी ने रजिस्ट किया। तो ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं जानता हूं उस लेटर को जो वजारत दिफा की तरफ से निकला था, जिसमें कहा गया था कि आप ये गलती कर रहे हैं और आप प्रोसीजर को बाईपास कर रहे हैं। आप रद्द करते हैं तमाम इल्जाम। ये बाकायदा कमेटी बनानी चाहिए और फैसला करना चाहिए। ये जो चौहान साहब ने बात की, शेर बन के जो बात कर रहे हैं, इसकी वजह जनरल कियानी थे। ये कहते हैं आप तो प्रॉपर्टी वगैरह के इल्जाम लगा रहे हैं। जनरल नईम लोधी साहब कहते हैं ऐसा हरगिज नहीं है, वो तो बल्कि काम कर रहे थे मुल्क के मफाद में। चौहान साहब देखिए, एक बात क्लियर रहनी चाहिए, जो मैंने पहले भी आपको पता है कि जनरल कियानी ने मिसाके जमहूरियत जो कंडोलीजा राइस ने करवाई थी और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन सीआईए ने करवाई थी, उसके ऑफ शूट्स जो हैं वो 2 मई एबटाबाद का वाकया भी उसी की ऑफ शूट्स हैं। और पाकिस्तान के अंदर सीआईए के और ब्लैक वाटर के और द जी के जितने गुंडे और मस्टंडे जो है वो दंदनाते फिरते रहे, वो भी उसी की ऑफ शूट्स हैं। और जनरल कियानी जो है वो चीफ पैटर्न थे इस मिसाके जमहूरियत के। और इसी जनरल कियानी ने आपका जनाब जी लोधी साहब ये जो बातें सारी कर रहे हैं चौहान साहब, लोधी साहब आपका क्या रिस्पॉन्स है सर? बड़ा ये क्लैरिफाई करते चले चीजों को। मैं चौहान साहब को बड़े मैं इनकी इज्जत करता हूं, लेकिन इनको आर्मी की वर्किंग का पता नहीं है। इनको ये मालूम नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौज में अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यहाँ एक बाकायदा निज़ाम है, यहाँ लोग इन्वॉल्व होते हैं जिन्होंने काम करना होता है, उनकी इनपुट होती है, जिनसे काम करवाया जाता है, एक प्लानिंग होती है। तो ये चूंकि इन तमाम चीज़ों से नावाकिफ़ हैं, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। कभी ये मेरे पास आए, इनको मैं समझाऊं कि ये कैसे काम करती है फ़ौज, चूंकि ये बाकी इदारों को देखते रहे, इनका ये ख्याल है कि फ़ौज भी ऐसे काम करती है। ऐसा अकेला आदमी फ़ौज का इस तरीके से काम नहीं होता जो इनका ख्याल है। सही है। बाकी जो नाम चौहान साहब ने लिए हैं और तारिक पिज़ादा साहब ने भी लिए, आयतुल्लाह दुरानी साहब, सर इल्जाम आपकी पार्टी की क़यादत पर आयतुल्लाह दुरानी साहब लग रहा है बार बार। आपका होना बड़ा जरूरी था यहाँ पर, लेकिन कॉल पर साथ है। तो सर क्या रिस्पॉन्स है आपका? क्या ये नॉन इशू है, कोई सियासी मसला बन गया है, या ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला था जिस पर इल्जाम आपकी क़यादत पर लग रहा है? दुरुस्त इल्जाम है, क्या बात है दुरानी साहब? आयतुल्लाह दुरानी साहब मेरे ख्याल से लाइन पे अब है नहीं, मौजूद साथ नहीं है, लेकिन तारिक पिज़ादा साहब आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? सर ये पूरा मामला छिड़ चुका है यहाँ पे। देखिए उनकी आवाज आ तो रही है, लेकिन अगर आप मुझे कह रहे हैं तो मैं बात करता हूं। फिर मुझे आयतुल्लाह दुरानी साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही जी। दुरानी साहब अगर बोल रहे हैं तो नहीं जी। अच्छा, तारिक पिज़ादा साहब आप बोलें, बात करता हूं फिर। तारिक साहब जी देखिए, बात यह है कि एक बात तो तय है कि अगर कियानी साहब इनकार करते हैं कि उसामा बिन लादेन के वाक़े से वो नावाकिफ़ थे, उस तमाम वाक़े की पहले से इतला नहीं थी, तो ये बात ना तो अक्ल दानिश के करीब है और ना इंटेलिजेंस अदारों के होते हुए इस पे यकीन किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल जहन में रखने की है। तो फिर कौन कौन था? जहां तक साजिश का ताल्लुक है, हाँ, तो मतलब कौन मुलव्विस है साजिश में? आपकी नजर में कौन से नाम है? मेरे नजदीक जो बुनियादी मसला पैदा हुआ है वो अमेरिका के इंटेलिजेंस के लोगों के आने से ही पैदा हुआ है। आखिरकार वो जगह जहां पर उसामा बिन लादेन था उसके मुतालिक तमाम तर जो तफसीलन काम हुआ है अमेरिका के इंटेलिजेंस अदारों ने ही आकर किया था। और इसमें जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और हुसैन हक्कानी बराह रास्त मुजरिम में, इनकी गिरफ्तारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये लोग जो अपने आप को आयतुल्लाह दुरानी साहब आप सुन रहे हैं ये बात? खपे का नारा लगाते हैं, इन लोगों को तो फांसी आयतुल्लाह दुरानी साहब नहीं जी। आयतुल्लाह दुरानी साहब की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, आप प्लीज अगर लाइन कनेक्ट करें। तो ये मुतालबा आप कर रहे हैं तारिक पिज़ादा साहब गिरफ्तारी का इनकी फौरी? ये लोग तो इसका मैं कहता हूं जब खत सामने आ गया है उसके बाद तो गिरफ्तारी और तहकीकात दोनों होनी चाहिए साथ साथ। जी आ रही है, इजाजत दो तो कर देखें, मैं दोबारा अपनी बात को दोहराऊंगा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की आवाम के लिए तो पाकिस्तान एक धरती माँ है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी अशराफिया और पाकिस्तान के हुक्मरान अशराफिया के लिए ये एक चरागाह है। अपने इक़्तिदार के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने बीवी बच्चों के और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल संवारने के लिए हम आवाम जो है मुहिब्बे वतन का लोलीपॉप ले लेके सारा दिन चूसते हैं। लेकिन इस मुल्क के अरबाब बस्तो कुशाद 70 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें,
किसी शोबे से ताल्लुक रखते हो, किसी अदारे से ताल्लुक रखते हो, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के दुश्मनों की गोद में बैठ के जवान साहब मुझे एक बात बताएं ना, तो फिर बात फिर शम्सी एयरबेस की भी तो करें फिर। सर वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले शम्सी एयरबेस पे भी कुछ लोग आए थे अमेरिका से, उनकी तहकीकात भी करी जाए। चौहान साहब तो आप इसका मुतालबे को मानते हैं कि फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने के जमाने में अगर शम्सी एयरबेस का इल्जाम है तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए क्या? ज्यादा साहब इस बात में ये ऐड करूंगा कि साथ इफ्तिखार चौधरी साहब को भी कटहरे में लाओ और जनरल कियानी को भी कटहरे में। ठीक है, मुजरिम है जो वो इन अमेरिकन सीआईए के एहलकार जो यहां पर आते रहे हैं, दंदलाते रहे हैं। हमारे हजारों लोग शहीद हुए हैं, हमारे हजारों फौजी शहीद हुए हैं, हमारे और जान अचकज़ई साहब भी साथ आ चुके हैं। जान अचकज़ई साहब इस वजह से, जान अचकज़ई साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जो है वो नुकसान हुआ है पाकिस्तान की मईयत का, इन्हीं चारों लोगों की वजह से हुआ है। इसी आसिफ अली जरदारी, इसी नवाज शरीफ, इसी जनरल कियानी। जान अचकज़ई साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा सीनियर जान अचकज़ई साहब, जान साहब ये मुझे बताएं सर, इल्जाम आपकी क़यादत पर भी लग रहा है, पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि मसला सियासी है, आप लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, क्या हकीकत है इस बात में जान साहब, इस इल्जाम में? देखिए ये एक अजीब रिवाज बन गया है। मैं बाहर जाके ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करूँ, एक आदमी को कत्ल करूँ और मैं ये कहूँ जी नहीं मुझे जो है आपने पकड़ना नहीं है क्योंकि बाकी लोग कातिल हैं, वो छूट गए, बाकी लोग जो हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं, जिन्होंने ट्रैफिक के वायलेशंस किए उन्हें आप कुछ नहीं कहेंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है। क्या मुल्क के हाईएस्ट ऑफिस के लेवल पे जो वज़ीर-ए-आज़म है के ऑफिस से एक सफ़ीर साहब को कहा गया कि आप जो मर्जी है जितने भी आप देना चाहते हैं वीज़े वो दें? इसका मतलब है हक़ानी साहब झूठ बोल रहे थे कि वाशिंगटन एम्बेसी में हमारी सिक्योरिटी इदारों के जो नुमाइंदे उनकी कहीं भी क्लियरेंस में कोई किरदार है। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी झूठ बोल रही थी कि हम सहूलतकार नहीं है, ये सिर्फ उनकी जाती बयान है। इस लेटर के बाद अब पीपल्स पार्टी जो है ये मेरे ख्याल में इस इल्ज़ाम का दिफा नहीं कर सकती कि वो जो है एबटाबाद की शक्ल में मुल्क पे हमले के वक्त सहूलतकारी का किरदार में उनका एक किरदार है, एक रोल है। मैं समझता हूँ कि अब पीपल्स पार्टी को ये तमाम सवालात का जवाब देना है। पाकिस्तान की तारीख में नेशनल सिक्योरिटी का अगर बहुत बड़ा ब्रीच मैं समझता हूँ ये हुआ है, आपने जो है अनऑथोराइज और उसके साथ उस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो एग्जिट पे स्टेप लगाती है, उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर क्या कर रहे थे रहमान मलिक साहब। तो ये एक ऐसा स्कैंडल आ गया है, मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी आज की जरूरत है। और अगर हम नहीं करेंगे आप लोग तो फिर कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं जान साहब कि ब्रीच तो एक और कमीशन, फिर एक और मामला कमीशन में चला जाए, फिर उसके बाद बहस होती रहे, उसके ऊपर फिर हकायक सामने आए या ना आए। जाने थे साहब ये कमीशन क्यों फिर आप लोग कहते हैं जी कमीशन बना दे एक और, ये सोल्यूशन है क्या इस मसले का? वो तो एतराफ कर रहे हैं खुद के हमने किया है ये हुसैन साहब। देखिए अगर कमीशन की बात नहीं करेंगे तो इसके लिए कमेटी कोई भी आप इसको बिठाएं, वो कमीशन होगा, कोई कमेटी होगी। एक सेकंड दीजिएगा, वो वही मरवे चाहें। अगर हम समझते हैं कि कहीं पे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई कमीशन को हम इसकी रिपोर्ट को बेबाक नहीं कर सकते, रिवील नहीं कर सकते, तो वो तो एक कमीशन के बारे में हो सकता है, हर कमीशन के बारे में नहीं हो सकता। लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है वो डॉक में खड़ी है, उन्होंने जवाब देना है कि वो मेमो गेट के एबटाबाद के सहूलतकार थे, वो सीआईए के उन एजेंट्स बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के उनकी सहूलतकारी में किरदार हाईएस्ट लेवल पे रहा है। ये सवालात हैं जो पीपल्स पार्टी को देने हैं। ये काफी नहीं है जी आपने शम्सी भेज दिया जी, यहाँ पे उसामा क्या कर रहा था, टेररिस्ट ने आने, उसामा पहले भी आए थे और भी टेररिस्ट आएंगे, लेकिन नहीं आते। आवाज अगर आ रही है तो आयतुल्लाह साहब बहुत सारी बातें आपकी जमा हो चुकी है। दुरानी साहब आप कुछ बोलेंगे प्लीज? नहीं, आयतुल्लाह दुरानी साहब की लाइन मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, आवाज मुझे नहीं आती है। चौहान साहब, फैजान मेरा आवाज आप तक पहुंच रही नहीं? जी जी आयतुल्लाह साहब आवाज आ गई है जी आपकी फाइनली। सर ये बताएं कि क्या कोई आपकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा है क़यादत की, कोई कह रहा है जी कमीशन आप लोग हकायक छुपा रहे हैं, क्या हकीकत है दुरानी साहब? दरअसल ऐसी बात है कि जब अमेरिकन और नेटो फोर्सेज अफगानिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत में नेटो अलाई बनने के लिए, नॉन नेटो अलाई बनने के लिए अपने आप को पेश किया। उसने ये हवाई अड्डे और सीआईए के एजेंटों का आना और ये तमाम चीजें उसका एक हिस्सा थी। वो कंटिन्यूटी 2014 तक जारी था।
2014 तक के जितने भी वीजे हैं, जितने भी लोग हैं, उस वक्त के एक कमिटमेंट के मुताबिक, रियासती फैसले के मुताबिक जो उस वक्त जनरल ने किए थे, जनरल मुशर्रफ और उसके टीम ने किया था, उसको शौकत अली ने किया था, उसी के बुनियाद पर फिर आगे बढ़ा। उसी में कैरी लोगर बिल के पैसे भी आ रहे थे। चलिए, ये उसमें तो तमाम एतराफ चीजें कर शामिल रहे थी। हैं सैफान, जी। बड़ी जबरदस्त बात है। पीपल्स पार्टी एतराफ कर रही है कि हाँ, इन लोगों ने उस पॉलिसी को जारी रखा और उस पर कबूल किया, तो ये अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हैं। जरा सी आगे बात करते हैं यहाँ से। एतराफ नहीं सर, कर रहा। दुरानी साहब, तारिक मैं मिर्जा साहब तो आपको कह रहे हैं कि याद दिला रहा हूं। क्यादत को गिरफ्तार कर लेना चाहिए आपकी, जरदारी साहब को और तमाम रहमान मलिक साहब को। दुरानी साहब ये तो कहते हैं गिरफ्तार कर लेना चाहिए, तारिक मिर्जा साहब मुतालबा कर रहे हैं। चौहान साहब बोल रहे हैं, मेरे आप मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा बोल रहे हैं। सर, तारिक मिर्जा साहब कहते हैं कि गिरफ्तारी हो जानी चाहिए तमाम लोगों की जो मुलव्विस है स्कैंडल में, फौरी तौर पर उनकी। पीरजादा साहब सच कहते हैं, लेकिन उससे पहले अगर उन्होंने जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार किया तो इससे बाद बातें आगे बढ़ेंगी। आखिर एंड को नहीं पकड़ा जाता, शुरू होने अगर आप वाले इजाजत को- दें, मैं एक बात साहब, कहूं। उसको तो सफान साहब, आपके सफान खलीफ साहब। और साथी नवाज शरीफ ने मुल्क से बाहर जाने दिया। देखिए, जो मैं तो आपसे जनरल इजाजत मुशर्रफ देता है की उसको गिरफ्तारी आप बोलने के खिलाफ नहीं देते। हूं। जी, लेकिन अच्छा, एक आप सेकंड, लोगों ने लोधी साहब की तरफ आने थे। जनरल साहब जी, आप लोगों ने उसके जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। जनरल साहब जी फरमाएं, क्या एक आपको बात- लगता है सर ये जनरल मुशर्रफ का नाम ले रहे हैं, कभी किसी का नाम लिया जा रहा है? लोधी साहब दो बातें जी सर, दो बातें मैं करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ये वतीरा बन गया है कि जब किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, जब किसी की कोई चोरी पकड़ी जाए, तो वो ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ या नहीं हूँ, वो कहता है कि फलाना मुझसे भी बड़ा चोर है। अब ये क्या तरीका है कि भी एक बात जिस पर बात हो रही है उससे आप कभी इधर फिसलते हैं, कभी उधर फिसलते हैं कि जी मैंने जो चोरी की उसको छोड़ें, फलाना भी महाचोर है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब नून का ये मुतालबा कि कमीशन बनाया जाए, वो ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? मुतालबा मुझसे कर रहे हैं या आपसे कर रहे हैं? भाई वो हुकूमत में है, अगर कमीशन बनाना है बनाए, जो करना चाहते हैं करें। ये कहना कि ऐसे कर लेना चाहिए और ये हो जाना चाहिए, इसका क्या मतलब है? किसको कह रहे हैं वो? लोधी साहब, तो जो हुकूमत के जी, मैं तो कहता हूं कि कमीशन बनाने के हक में मैं नहीं हूं। कमीशन बनाने के हक में मैं तब हूंगा जब किसी पुराने कमीशन की कोई फायदा हुआ होगा कमीशन बनाने का। तो फिर क्या किया किसी जाए? कमीशन ने किसी को ये सजा तहकीकात की होगी, किस तरह सजा होगी हुई लोधी साहब होगी। आपकी नजर में? फान जरा एक टाइम आराम करें आप ये मुल्क जो है ये चोरों के लिए बना है, ये डाकुओं के लिए बना है, ये अमीरों के लिए बना है, या गरीबों का कोई काम नहीं है, या ईमानदार लोगों का कोई काम नहीं है। वो या तो अपने आप को मार लें या यहाँ से निकल जाएं, और बाकी ये जो है ना इनको तमाशा करने दें। कोई कमीशन बनाने का फायदा नहीं है, नहीं, तो कोई क्या कुछ करें काम सर? करने लोधी का साहब, फायदा हल भी तो नहीं। बताएं। जब पाकिस्तान में सॉल्यूशन फिर क्या करें? इसका एक मिनट तहकीकात रुक किस तरह जाएं, करें? एक मिनट मेरी बात सुने जी सर, एक मिनट मेरी बात सुने, रुक जाएं। जब पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं जो अरबों की चोरी करके वापस आ गए हैं, जब पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने कहा था मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बुझा दूंगा, जब पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं जो चैलेंज करते हैं चेयरमैन नैब को, तो आपको दूर जाने की क्या जरूरत? अमेरिका में बैठे हुए बंदों के पीछे पड़े हुए हैं, जो आपकी गोद में बंदे बैठे हैं, उनका आपने क्या बिगाड़ लिया? छोड़ें इस बात को, ये बात कोई करने वाली नहीं है। ये पाकिस्तान बनाना स्टेट है, यहाँ पर कोई अदालत नहीं है, यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं है, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चौहान साहब, आपका असर मुतालबा क्या कमीशन पीपल्स ये पाकिस्तान मुस्लिम नून मुतालबा कमीशन का ये क्या होना चाहिए? चौहान साहब, ओवर टू यू सर। सैफान, सारी दुनिया जानती है कि हुसैन हक्कानी को आसफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त अपने महल में पनाह दी हुई थी प्रेसिडेंट हाउस पे, और सारी दुनिया जानती है कि अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की हैसियत इस गद्दार वतन को, इस गद्दार कौम को और इस धरती के गद्दार को पकड़ने के लिए तो कोई चीज मुश्किल नहीं थी। लेकिन मैं दोबारा किस कानून के तहत? किस कानून के तहत? एस्टेब्लिशमेंट ने जो चौहान साहब, किस कानून के तहत एक 15 साल की बंदरबांट 2007 के अंदर करवाई थी और 2008 से वो शुरू हुई थी। उसमें ये 4 लोग उसके बुनियादी जो है वो स्टेक होल्डर थे। उसमें आपका इफ्तिखार चौधरी का भी एक किरदार था, उसमें नवाज शरीफ साहब उसमें शामिल थे। तो मैं ये मुतालबा करूंगा पाकिस्तान की हुकूमत से, लेकिन बदकिस्मती से मुझे मुतालबा करते हुए भी हंसी आती है कि वो मेमो गेट था और मेमो गेट से बढ़ के डॉन लीक्स जो है वो आपके सामने मौजूद है। दोनों में कोई सर, मैं एक ब्रेक की तरफ, हम चौहान साहब ने मुतालबा कर दिया है। चौहान साहब का मुतालबा हमें नून लीग के सामने रखना है, जान चकरी साहब के तरफ के उनका मुतालबा जो है और सबका मुतालबा यहाँ पर जो इस वक्त है कि तहकीकात या फिर मामला क्या बढ़ेगा। जनरल साहब ने अपना ओपिनियन भी दिया इस बारे में। मेरे साथ ब्रेक के बाद रहेगा साथ, क्योंकि कुछ और अहम इंकशाफात इस हवाले से, इस पूरी डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम में शेयर होंगे, बेनकाब होंगे। मेरे साथ रहेगा अब तक पर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब हुसैन हक्कानी का मामला। खतूत का नमूदार होना, एक नहीं बल्कि दो बार बार इस तरह के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स का सामने आना, आज पीपल्स पार्टी की तरफ से क्लैरिफिकेशन इशू होना, गिलानी साहब का कहना है कि ये मामला नॉन इशू है। उन्होंने ये तक कहा सहाफियों को कि आप आज इस पर सवाल पूछ रहे हैं, कल आप किसी और चीज पर सवाल पूछ रहे होंगे। पाकिस्तान में कोई भी दिन डल नहीं होता, डल कुछ नहीं होता जी, हर दिन कोई न्यूज बनती रहती है। तो ये भी इस तरह से खत्म हो जाएगी बात, जिस तरह लगा तासुर उनकी बात से मुझे। तो मैं यही बात जाना चकजई साहब आपकी तरफ रख लूं। पहले मेरे साथ जनरल नईम लोधी साहब, सीनियर दिफाई तज़यनिगार, साबिक सेक्रेटरी दिफा साथ हैं। जनाब तारिक पिज़ादा साहब मौजूद हैं, साथ सीनियर तज़यनिगार हैं। जनाब चौहान साहब मौजूद हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। जाना चकजई साहब, ये जो तासुर है और अभी नईम लोधी साहब ने बड़ा डिटेल में समझाया, ये लोग भी समझ रहे हैं, क्या ये मामला भी ठप हो जाएगा, फाइल में दब जाएगा, मिट्टी के नीचे आके खत्म हो जाएगा, मिट्टी पाओ आगे बढ़ो, ये होने लगा इसके साथ भी? जान साहब। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने इसलिए कमीशन की बात की, पार्लिमानी कमीशन की बात की, क्योंकि नैब पे इन पे एतमाद नहीं है, कोर्ट्स पे इन्हें एतमाद नहीं है, कोई और जुडिशल कमीशन जो जजेस पे मुश्तमिल हो रिटायर्ड, उन पे इनको एतमाद नहीं है, चूँकि ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, चूँकि ये पूरी कौम का मामला है। अब इस कौम की नुमाइंदगी सियासी पार्टियाँ करती हैं और वो पार्लियामेंट में बैठी हैं, लिहाजा अगर तमाम पार्टियों पर मुश्तमिल कमीशन हो जो तहक़ीक़ात करे, जो ट्रांसपेरेंट हो, जिन पर विक्टिमाइजेशन का शक ना हो, जिन पर यह ना हो कि ये PMLN इनके पीछे है और वो पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही है, उन्हें विक्टिम कर रही है, तो कौम के सामने सच आएगा। क्योंकि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी ये इस्टेब्लिश करे कि किस हद तक उन्होंने सहूलतकारी का किरदार अदा किया है और मुल्क की सॉवरेनिटी को वायलेट करने और हुसैन हक्कानी साहब के साथ कंप्लिसिट होने में उनकी कल्पेबिलिटी कहाँ तक है। ये क्वांटम, ये अंदाज़ा हमने इस्टेब्लिश करना है। ये मैं नहीं कर सकता, PMLN नहीं कर सकती, आप उन पर बायस होने का इल्ज़ाम लगाएंगे। लिहाजा एक पार्लियामेंट्री कमीशन जिसमें पार्टियों की नुमाइंदगी हो, वो इन्वेस्टिगेट करे और ये इम्पार्शल होगा और पूरे कौम को ये जो है काबिल कबूल होगा और हम पे भी इल्जाम आप नहीं लगाएंगे जी हमने दबाया कमीशन का रिपोर्ट, जिस तरह आप दूसरे कमीशन के हवाले से हम पे इल्जाम लगा रहे हैं जी। लेकिन जान साहब, आप पे तो इल्जाम ये लग रहा है कि आप लोगों का तो गेम सेट है, इस पर इनके साथ आप मिले हुए हैं, आप इस कॉन्स्पिरेसी का खुद हिस्सा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। इस्लामाबाद में स्टूडियो में जो गेस्ट है ये तारिक साहब, आप यही कह रहे हैं ना जी कि ये तो खुद मिले हुए मुलव्विस है इसमें? 100% 100% कहते हैं मुलव्विस हैं आप लोग इसमें। जान साहब ये कह रहे हैं 100% मुलव्विस हैं आप लोग खुद। देखिए, पहली बात ये कि इल्ज़ामात की कोई लॉजिक, कोई बेस होनी चाहिए। हमने मुतालबा किया कि इन्वेस्टिगेट हो, हमने कहा है कि कमीशन बने। हम कहते हैं कि ये अमली तौर पे सॉवरेनिटी की ब्रीच है, लिहाजा कहाँ तक पीपल्स पार्टी जो है वो अपना नाम क्लियर कराएगी, ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। तो ये मुतालबा करना हमारा हक है। हम जो हैं ये हमारे मुल्क है और समझते हैं कि जहाँ पे भी ब्रीच है, चाहे वो एक ब्रीच है चाहे दूसरा ब्रीच है, उसकी हम तहकीकात करेंगे और यहाँ पे मैकेनिज्म हम सजेस्ट कर रहे हैं ताकि ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो और यहाँ पे इल्ज़ाम ना लगाए। बाकी ये मुक्का वाली बातें ये इमरान खान साहब पिछले 3 साल से कहते आ रहे हैं, जो लघु बात है, जो नॉनसेंस है। नहीं, लेकिन सर ये जो ये तो आपने कह दिया, लेकिन आप जो तहकीकात करेंगे तो कब से करेंगे? वो तो कहते हैं 2001 से तहकीकात शुरू करें, जब से उसामा बिन लादेन का हंट शुरू हुआ था। वो कहते हैं जब से तहकीकात शुरू करें। तो दोहरा रहे हैं, उसकी अहमियत कोई नहीं है। 2001 तो एक तरफ रहा, जो इस वक्त वाकयात हुए हैं पिछले 6 साल में उनके मुतालिक बात करें सिर्फ। नहीं तो तारिक साहब ये मुताला फिर नाजायज है, सरासर सब जवाब सेब और केले को कंपेयर करना जो है मेरे ख्याल में ज्यादती है। क्या हुसैन हक्कानी का कोई किरदार है? मसाइल को उलझाना, ये सवालात पीपल्स पार्टी ने इसके जवाब देने हैं। इस सवालात के जवाब पीपल्स पार्टी ने देने हैं, पीपल्स पार्टी की उस वक्त की गवर्नमेंट ने देने हैं, उस वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस है उन्होंने देने हैं। आप ये डाइवर्ट नहीं कर सकते कि ये हुआ है, चूंकि वो हुआ है, आप सब कुछ डाइवर्जन। जब आपने प्राइम मिनिस्टर पे पनामा की बात की, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि आप दूसरे चोरों को पकड़े, प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को ऑफर किया। सर डाइवर्जन की जो बात है जनरल लोधी साहब, मैं आपकी तरफ लेके आना चाह रहा हूं। ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये सियासी डाइवर्जन है, ये एक अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। डू यू एग्री विद दिस जनरल लोधी साहब के इस पर, क्योंकि मामले बड़े संगीन चल रहे हैं, इस वजह से ये पेपर जारी किए गए, इस तरह के मामला खतूत वगैरह छोड़ दिए गए मीडिया के ऊपर ताकि बहस होती रहे, इसके ऊपर अटेंशन डाइवर्ट हो जाए? लोधी साहब आपकी नजर में? देखिए, मैं कोई सियासी तजिया निगार तो हूँ नहीं, इस पर मैं बात नहीं करूँगा। मैं अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर एक कमीशन बनाइए, मगर पहले तमाम जितने कमीशन बने उनकी रिपोर्टें आप बाहर लेकर आएँ।
अगर जैसे मेमोगेट का कमीशन बना है, एबटाबाद कमीशन बना है, और कमीशन बने हैं, वो सारे आपने दबा दिए, तो फिर आप एक और कमीशन बनाने चलें। हाँ, आप ज़रूर कमीशन बनाए, लेकिन पहले तमाम कमीशनों की रिपोर्टें लेकर आएँ अवाम के सामने। दूसरी बात यह है, हुकूमत जब कहती है कि कोई पार्लियामानी कमीशन बने, वो कह किसको रहे हैं भाई? वो खुद हुकूमत में है, बात करें, पार्टियों के एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए जैसे भी, और कमीशन बना दें। मैं हैरान हूं कि जिसके पास अथॉरिटी है वही कह रहा है कि ये कर ले वो कर ले। भाई जो करना है करो, किसको कह रहे हैं आप? जैल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी तारिक साहब, आप एग्री करें इस बात से? हुई है, जैल साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हुकूमत खुद बैठी हुई है और दूसरों से कह रही है कि आप करें। अरे इससे बड़ा धोखा कौन सा हो सकता है? मसला सिर्फ इतना है, ये बात याद रखने की है, अल्ताफ हुसैन, जरदारी, नवाज शरीफ, ये एक ही कड़ी के तीन हिस्से थे। अल्ताफ हुसैन बाहर हो गया है, ये दोनों इस वक्त बंदर बांटने लगे हुए हैं। अगला इलेक्शन करीब आ जाएगा, और ये जो लोग समझते हैं कि पानामा लीक का मसला इस मसले की वजह से दब जाएगा, फैसला जो भी आए, पानामा का मसला दब नहीं सकता। सही। आयतुल्लाह दुरानी साहब, आप सुन रहे हैं, आपका मुतालबा क्या है? दुरानी साहब, एक कमीशन बना दिया जाए, तहकीकात, तारिक मिर्जा साहब का मुतालबा है गिरफ्तार कर लिया जाए फौरी तौर पे, कमीशन वगैरह छोड़े, नून लीग कहती है कमीशन बन जाए। सर आपका क्या मुतालबा है? दुरानी साहब, इल्जामात तो आपकी क़यादत पर हैं। देखिए, जनरल लोधी जो कह रहे हैं, मैं इसके साथ मुत्तफिक हूँ, और इसी तरह होना चाहिए। पहले तमाम रिपोर्ट्स आने चाहिए पाकिस्तान के कमीशनों के। एक नंबर 2 ये है कि इसमें से जिस दिन से ये शुरू है पानामा, ये उन्होंने इस मौजू को चेंज करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज भी आ जाए, इस वजह से ये आज आप लोग इस नए डिबेट को कहानी के शक्ल में दे रहे हो। उन तमाम लोगों का लिस्ट किया जाए उस कमीशन को जो 2001 के बाद 9/11 के वाक़े के बाद पाकिस्तान में उन तमाम फौजियों का, B-52 में फिरने वालों का, तमाम F-16 में फिरने वाले अमेरिकन एयर पायलट्स का, जितने भी लोग इधर ये कैसी बात है कि अगर किसी पे चोरी का इल्जाम लगे वो कहते हैं पीछे से शुरू करो? ये एक लफ्ज, ये कैसी बात है? मतलब ये मुझे ये तारिक मिर्जा साहब अभी भी यही कह रहे थे कि आप ये जो कह रहे हैं बार बार के 2001 और ये वो, तो आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं इस मसले से। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, आप आज उन लोगों को क्यों नहीं बुलाते हो जिन्होंने उस जमाने में उनको एक टारगेट दिया था? और ये जनरल लोधी साहब खुद ज्यादा बता सकते हैं, उस वक्त ये खुद भी फौज में थे। उस जमाने के तमाम लिस्टों को लाओ, आखिर में जितने वीजे अभी इशू हो गए 500-600, इनको भी डाल दो। लेकिन वो जो हजारों की तादाद में फौजी और जो सैकड़ों की तादाद में उस जमाने का पावरफुल FBI, CIA, पाकिस्तान, वो अमेरिकन फौजी जो B-52 और F-16 में फिर रहे थे, टैंकों में आ चुके थे, मिसाइल बरदार जो थे, ज़ियाउल हक के जमाने को, उन तमाम चीजों को, रिपोर्ट को सामने रखो। ज़ियाउल हक कहां तक चले गए? देखेंगे कि कितने लोधी साहब, आप सुन रहे हैं ये बात जो दुरानी साहब आपकी बात कह रहे हैं? जी लोधी साहब, मैं ये बात सुन रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स मुझे एक मिनट बात करने देना। मैं आ रहा हूं जरा साहब। ये 2010 में जब तक ये पावर नहीं दी गई थी, नॉर्मली जो हर महीने लोग आ रहे थे वो 600 और 700 के दरमियान थे। उसके जब ये पावर दी गई तो एकदम ये जो बड़ी है, ये पहले 900, 800, 1600 और बाद में 3-4 महीने के बाद 2000 को तजावज़ कर गई। तो आप अगर सिर्फ वो ग्राफ ही देख लें कि पहले कितने लोग आते थे, बाद में कितने आते थे। बाकी ये बात ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि जितने भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे फौजी हों, चाहे जज हों, चाहे सियासतदान हों, सबको ले आए। लेकिन पहले जो ऑलरेडी मौजूद है, जिनके बारे में पक्के सबूत हैं, उनका आपने किया क्या है भाई? पहले वाले जो कमीशन है उनको पहले सामने तो लेकर आए। चौहान साहब, आपका लास्ट कमेंट, पानी में बजारी क्यों डाली हुई है? कोई मक्खन नहीं निकल रहा। मेरा लास्ट कमेंट ये है कि पाकिस्तान और इस धरती माँ के आगे कोई जज, कोई जर्नल, कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान वैल्यू नहीं रखता। अगर हमने इस पाकिस्तान को बचाना है, और कल जो 23 मार्च हमने बड़ा जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ गुजारी है, अगर इस पाकिस्तान को बचाना है तो हमें बेलाग और बेबाक एहतसाब करना पड़ेगा, चाहे वो किसी जनरल का हो, किसी जज का हो, किसी हुक्मरान का हो। और जो मुल्क और कौम से गद्दारी करे उसको निशाने इबरत बनाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, बहुत शुक्रिया। मैं करूंगा टाइम खत्म पर पहुंचा। तारिक मिर्जा साहब का बहुत शुक्रिया, चौहान साहब, जनाब जान अचकजई साहब, जनरल नईम खालिद लोधी साहब और आयतुल्लाह दुरानी में साथ रहे। अहम तरीन मामलात, अहम तरीन खतूत का नमूदार होना, उनके इंकशाफात और उसका असर मुल्क की सियासत, मुल्क के खित्ते की सूरत हाल और ओवरऑल क्या पढ़ने लगा है। फीडबैक जरूर लिखिएगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। सैफान खान को याद दीजिएगा, पीर के दिन दोबारा मुलाकात होती है। देखते रहेगा अब तक।